नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स एंड नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, आज हम भारतीय लोकतंत्र के एक बेहद संवेदनशील लेकिन अक्सर अनदेखे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय है राजनीति में महिलाओं के खिलाफ यौन आधारित बदनामी यानी सेक्सुअल स्लैंडर। लोकतंत्र में यह माना जाता है कि राजनीति विचारों की लड़ाई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब महिलाएं राजनीति में प्रवेश करती हैं तो अक्सर उनके विचारों से नहीं बल्कि उनके चरित्र से लड़ाई शुरू कर दी जाती है। यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। लेकिन भारत में एक राज्य केरल का एक मामला इस पूरे प्रश्न को बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाता है। यह मामला सिर्फ एक महिला नेता का नहीं है। यह मामला बताता है कि किस तरह राजनीति में पितृसत्तात्मक सोच और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मिलकर महिलाओं के खिलाफ एक विशेष प्रकार का हथियार इस्तेमाल करती हैं, चरित्र हनन। और इस पूरे विमर्श को समझना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या राजनीतिक व्यवस्था सच में महिलाओं के लिए समान अवसर देती है या फिर सत्ता की संरचनाएं अभी भी पुरुषवादी मानसिकता से संचालित होती हैं? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजनीति को लंबे समय तक एक पुरुषों का क्षेत्र माना गया है। ऐतिहासिक रूप से नेतृत्व, युद्ध, शक्ति, निर्णय निर्माण, इन सब को पुरुषत्व से जोड़ा गया। दूसरी ओर महिलाओं को अक्सर घर, परिवार और देखभाल के दायरे में सीमित कर दिया गया। इसलिए जब महिलाएं राजनीति में प्रवेश करती हैं तो वे केवल चुनाव नहीं लड़ती, वे एक गहरी सामाजिक संरचना को चुनौती देती हैं। राजनीतिक संस्थाएं भी लंबे समय तक पुरुषों द्वारा निर्मित और संचालित रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति के कई मानक जैसे शक्ति प्रदर्शन, आक्रामकता, सार्वजनिक भाषण शैली, इन सब को पुरुषत्व के मानकों के अनुसार परिभाषित किया गया। इसलिए जब कोई महिला नेता उभरती है तो समाज और राजनीति दोनों ही उसे एक अलग तरीके से परखते हैं। महिला नेताओं के खिलाफ राजनीतिक हमले अक्सर दो प्रकार के होते हैं। पहला, उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाना और दूसरा, उनके चरित्र पर हमला करना। लेकिन चरित्र पर हमला अक्सर सिर्फ नैतिक आरोप नहीं होता, यह अक्सर यौन संकेतों और अपमानजनक टिप्पणियों के रूप में सामने आता है। उदाहरण के लिए, उनके निजी जीवन को सार्वजनिक मुद्दा बना दिया जाता है, उनके संघर्षों को लेकर अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनके पहनाव, व्यवहार और निजी जीवन को राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया जाता है। इन सब का उद्देश्य एक ही होता है, महिला नेता की विश्वसनीयता को खत्म करना। केरल को अक्सर भारत का सबसे शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य माना जाता है। यहाँ राजनीतिक भागीदारी भी काफी अधिक है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की राजनीति में भागीदारी अभी भी सीमित है। यहाँ की राजनीति लंबे समय से दो प्रमुख गठबंधनों के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित है और इसी प्रतिस्पर्धा के बीच एक महिला नेता का उभार हुआ। उन्होंने शिक्षा, प्रशासन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनके खिलाफ राजनीतिक हमले भी तेज हो गए। राजनीति में अक्सर विरोधियों को कमजोर करने के लिए कई प्रकार की रणनीतियां अपनाई जाती हैं, लेकिन महिला नेताओं के मामले में एक विशेष रणनीति अक्सर इस्तेमाल की जाती है, सेक्सुअलाइज्ड स्प्लेंडर, यानी ऐसी अफवाहें और आरोप जिनका उद्देश्य महिला की नैतिक छवि को नुकसान पहुंचाना होता है। यह रणनीति इसलिए प्रभावी मानी जाती है क्योंकि समाज को अभी भी महिलाओं के लिए चरित्र की एक कठोर परिभाषा मौजूद है। अगर किसी महिला की नैतिक छवि पर सवाल खड़ा कर दिया जाए तो उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है। आधुनिक राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। अफवाहें पहले भी फैलती थी, लेकिन अब ये बहुत तेजी गति से फैलती है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ ही घंटों में हजारों लोगों तक जानकारी पहुंच सकती है और कई बार यह जानकारी सत्य नहीं होती। महिला नेताओं के खिलाफ यौन संकेतों वाली अफवाहें अक्सर इसी माध्यम से फैलती हैं। यह पूरी प्रक्रिया केवल राजनीतिक रणनीति नहीं है, यह समाज की गहरी पितृसत्तात्मक सोच से जुड़ी है। पितृसत्ता महिलाओं को अक्सर दो भूमिका में सीमित करती है, एक परिवार की देखभाल करने वाली और दो नैतिकता की प्रतीक। लेकिन जब कोई महिला सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होती है तो वह इन दोनों भूमिकाओं से बाहर निकलती है और यही कई लोगों को असहज करता है। इसलिए कई बार महिला नेताओं के खिलाफ ऐसे हमले किए जाते हैं जो उन्हें फिर से पारंपरिक सीमाओं में ढकेलने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद कई महिलाएं राजनीति में लगातार आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि नेतृत्व तो केवल पुरुषों का विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं होती। उन्हें अक्सर दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ उन्हें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से लड़ाई करना होता है, दूसरी तरफ उन्हें समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता से भी जूझना पड़ता है। इस तरह के हमलों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता,
यह व्यापक सामाजिक प्रभाव भी पैदा करता है। कई बार यह संदेश जाता है कि राजनीति महिलाओं के लिए सुरक्षित या सम्मानजनक स्थान नहीं है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि यह योग्य महिलाएं राजनीति में आने से हिचकिचाएं। इसलिए यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं होता, यह लोकतंत्र की गुणवत्ता का प्रश्न भी बन जाता है। लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है समान अवसर, समान सम्मान और सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी। अगर महिलाओं को राजनीति में लगातार चरित्र हनन का सामना करना पड़े तो यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि तब राजनीति केवल विचारों की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि व्यक्तिगत अपमान का मंच बन जाती है। इस समस्या का समाधान केवल कानून से नहीं होगा, इसलिए समाज में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों को भी अपनी आंतरिक संस्कृति पर ध्यान देना होगा, मीडिया को भी जिम्मेदारी से काम करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, समाज को यह समझना होगा कि महिलाओं की राजनीति भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं करती। राजनीति में महिलाओं के खिलाफ यौन आधारित बदनामी केवल व्यक्तिगत हमला नहीं होता, यह सत्ता, पितृसत्ता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के जटिल संबंधों का परिणाम है। लेकिन अगर लोकतंत्र को सच में समावेशी बनना है तो इस प्रवृत्ति को चुनौती देना जरूरी है। महिलाएं राजनीति में केवल प्रतिनिधित्व नहीं लाती, वे नए विचार, नए दृष्टिकोण और समाज के बड़े हिस्से की आवाज भी लेकर आती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि राजनीति को ऐसा मंच बनाया जाए जहां किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके विचारों और कार्यों से हो, न कि उसके लिंग या उसके निजी जीवन से। धन्यवाद।